नमस्कार दोस्तों। वैसे तो आज इस बात पर चर्चा करनी थी कि एपीएमसी एक्ट में सरकार ने ऐसा क्या बदलाव किया है कि पुरानी सरकारी मंडियों के अलावा निजी मंडियां भी वजूद में आ सकती हैं, किसान वहां भी जाकर अनाज बेच सकता है, उससे किसान की स्थिति बेहतर होगी, यह सरकार का दावा है। लेकिन किसान नाराज़ हैं, वो मोर्चा खोले हुए हैं। कल हमने इस बात की चर्चा की थी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान कितना अच्छा हो सकता है, उसकी ज़िंदगी कितनी बेहतर हो सकती है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ज़रिए पैदावार से लेकर के देश में तरक्की की रफ्तार को कितना बढ़ाया जा सकता है। आज इस बात की चर्चा करनी थी, दरअसल मैं उस पर करना नहीं चाहता हूं क्योंकि आज खबर एक बड़ी और नई है। वो ये है कि ईरान की सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स पाकिस्तान का जो दक्षिणी पश्चिमी सूबा है, जिसको हम बलूचिस्तान कहते हैं, उसमें उन्होंने घुस करके एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है जैश उल अदल, उसके ऊपर हमला किया, आतंकवादियों को मारा और अपने दो जवानों को सुरक्षित निकाल लिया। इस सर्जिकल स्ट्राइक में आतंकवादियों को बचाने के चक्कर में पाकिस्तानी फौज के कुछ जवान भी मारे गए हैं, ये खबर आ रही है। अब सवाल ये है कि ईरान ने क्यों हमला किया, ईरान को पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। आपको यह ध्यान रहे कि ईरान तीसरा ऐसा देश है जिसने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। सबसे पहले अमेरिका ने की थी 2011 में, जब उसामा बिन लादेन को मारने के लिए उसने एबटाबाद में ऑपरेशन किया था और मरीन कमांडोज ने पहुंच करके एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को मारा था। दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान ने सितंबर 2016 में की थी, उरी हमले के बाद। तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान ने ही की पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट पर। और अब ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक की है और उसके सैनिकों ने आतंकवादी संगठन जैश उल अदल के आतंकवादियों पर हमला करके न सिर्फ उन आतंकवादियों को मारा है बल्कि अपने 2 जवानों को छुड़ाया है और उन आतंकवादियों को बचाने के चक्कर में पाकिस्तान के कुछ जवान भी मारे गए हैं। अब सवाल यह है कि ईरान को पाकिस्तान में घुस करके हमला करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। थोड़ा पहले चलते हैं। मामला अक्टूबर 2018 का है। अक्टूबर 2018 में जैश उल अदल के आतंकवादियों ने ईरान के बॉर्डर गार्ड्स का अपहरण कर लिया, 12 गार्ड्स। अपहरण के बाद पाकिस्तान के ऊपर दबाव पड़ने लगा कि आप अगर हमारे गार्ड्स को, ईरान कह रहा था कि हमारे गार्ड्स को अगर आप रिहा नहीं करते हैं, उनको आतंकवादियों के चंगुल से छुड़ाते नहीं हैं, तो फिर हमारी फ़ौज को पाकिस्तान के भीतर जा करके अपने जवानों को बचाना पड़ेगा। अगले महीने अक्टूबर के बाद नवंबर 2019 में आतंकवादी संगठन जैश उल अदल ने 5 जवानों को रिहा कर दिया। इसके बाद अगले साल 2020 में फरवरी में एक बड़ा हमला होता है ईरान में। वो हमला ठीक वैसे ही था जैसे पुलवामा हमला हिंदुस्तान के कश्मीर में था। 13 फरवरी 2019 को ईरान में फ़ौज की एक जाती हुई गाड़ी पर आत्मघाती हमला हुआ और उस हमले में ईरान के 27 जवान मारे गए। यह ध्यान रखिएगा, 13 फरवरी 2019 और 14 फरवरी 2019 को भारत में पुलवामा हमला होता है। यह भी एक आतंकी हमला था और ठीक वैसे ही था जैसे ईरान में आतंकी हमला हुआ था। 13 फरवरी 2019 को ईरान में जो हमला हुआ, उसके बाद ईरान की सरकार बौखलाई, ईरान की फ़ौज बौखलाई और पाकिस्तान के ऊपर लगातार दबाव पड़ने लगा और पाकिस्तान को यह डर होगा कि कहीं ना कहीं ईरान की सेना पाकिस्तान के ऊपर हमला ना कर दे। इस डर के चलते पाकिस्तान की फ़ौज ने मार्च 2020 में वो जो 12 गार्ड्स अगवा हुए थे, जिसमें 5 गार्ड्स को रिहा किया गया था नवंबर 2019 में, उनमें से 4 की रिहाई करवाई। बाकी जो 3 गार्ड्स थे वो उसी जैश अल अदल के कब्जे में थे। उन्हीं 3 गार्ड्स के बारे में जो खुफिया जानकारी मिली, ईरान की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स कहते हैं, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स, जो 1979 की इस्लामिक क्रांति जो ईरान में हुई थी उसके बाद गठित हुई थी और बेहतरीन स्पेशल फोर्स मानी जाती है, उसने
उस सूचना के आधार पर जो उसको मिली थी, पाकिस्तान में घुस करके जैश उल अदल के ठिकाने पर हमला किया। ना सिर्फ आतंकवादियों को मारा बल्कि अपने जवानों को भी निकाल लिया। अभी जैश उल अदल क्या है? पाकिस्तान का जो दक्षिणी पश्चिमी सूबा है, जो सबसे बड़ा सूबा है, जिसकी राजधानी क्वेटा है, जहां परमाणु रिएक्टर है, उसी सूबे का बहुत बड़ा हिस्सा ईरान के दक्षिणी पूर्वी सूबे, जिसको सिस्तान बलूचिस्तान कहते हैं, उससे मिलता है। और इस इलाके में जैश उल अदल बहुत सक्रिय है। जैश का मतलब फौज, आर्मी, और अदल का मतलब इंसाफ, न्याय, न्याय की सेना। आतंकवादियों की सेना भी न्याय की सेना, इंसाफ की फौज हो जाती है। यह अपने आप में हैरत की बात है। मज़हब के नाम पर चलाए जाने वाले आतंकी ऑपरेशंस को आप इंसाफ की लड़ाई कहते हैं। यह कमकली या बदअक्ली अजीब सी है दुनिया में, लेकिन है। तो जैश उल अदल 2012 के आसपास वजूद में आया। एक पहले जो फौज हुआ करती थी, आतंकवादी संगठन हुआ करता था, जिसका नाम था जुनदुल्लाह। जुनदुल्लाह लगभग कमज़ोर, लचर और ख़त्म सा हो गया था 2011-12 के आसपास। उसी समय जैश उल अदल वजूद में आया और इसको पैसा सऊदी अरब से आने लगा। क्यों? इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ज़मीन पाकिस्तान ने दी और पैसा सऊदी अरब ने देना शुरू किया। यह जो सुन्नी मुसलमान हैं, जिसकी बहुतायत पाकिस्तान में भी है, और सुन्नी मुसलमानों का एक बड़ा देश सऊदी अरब है, वो चाहता है कि ईरान कभी भी इस्लामिक देशों का नायक या अगुवा ना बने। तो जितने भी दुनिया में इस्लामिक देश हैं, उनकी कमान अपने हाथ में लेने की लड़ाई सऊदी अरब और ईरान के बीच में चलती रहती है। ईरान शिया बहुल देश है, सऊदी अरब सुन्नी बहुल देश है, और सऊदी अरब बार बार ये कोशिश करता है कि चूँकि दुनिया में सबसे ज़्यादा देश सुन्नी मुसलमानों के हैं या सुन्नी मुसलमान बहुल हैं, इसलिए सऊदी अरब अपने नेटवर्क के ज़रिए, अपने 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 धन बल के ज़रिए उन देशों को ईरान के ख़िलाफ़ तैयार करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि ईरान की जो आर्मी है, जिसको रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कहते हैं, उसका एक विंग बाहर काम करता है, जिसको कुद्स फोर्स कहते हैं। जो कमांडर सुलेमानी मारे गए 2020 में, जिसके पीछे इजराइल और अमेरिका का हाथ ईरान मानता है, वो कमांडर सुलेमानी उसी कुद्स फोर्स के कमांडर थे, अगुआ थे। और ईरान की वह फ़ौज इसलिए बाहर काम करती है क्योंकि सुन्नी और शिया के बीच में जो दक्षिण पूर्व के देश हैं और मध्य एशिया के देश हैं, उनमें लड़ाई चलती रहती है। तो सीरिया में जैसे फहद के साथ अब वहाँ का राजा जो है वो शिया है, आबादी है उसकी बहुलता सुन्नी मुसलमानों की है, तो वहाँ के राजा को बचाने के लिए, शाह फहद को बचाने के लिए कुद्स फोर्स काम करती है। वो लेबनान में जा कर के शियाओं की मदद करती है। इराक के भीतर जितने भी शिया संगठन हैं, उनके साथ खड़ा होकर के वो लड़ती है। तो यह ईरान की एक बाहर की आर्मी है, जिसके कमांडर सुलेमानी थे। तो मैं इस बात का जिक्र कर रहा था कि जैश उल अदल के वजूद में आने के पीछे सऊदी अरब की वो मंशा थी कि ईरान को परेशान करो, ईरान को उलझाए रखो, ईरान के ऊपर आतंकवादी हमले कराओ, ताकि ईरान एक उलझा हुआ सा देश रहे, परेशान सा देश रहे। और इसी के कारण चूँकि पाकिस्तान को सऊदी अरब से पैसा मिलता था, पाकिस्तानी फ़ौज को, आईएसआई को, तो पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की आर्मी, उसकी खुफिया एजेंसी और सरकार में जो वजूद के लोग थे, ओहदेदार लोग थे, वो रख लेते थे, और कुछ पैसा जाता था जैश उल अदल को। उसके बदले में वो ईरान पर हमला करता था। तो 2012 में वजूद में आने के बाद उसका पहला बहुत बड़ा हमला 2013 में हुआ। एक हमला फिर 2014 में हुआ, और 2014 के हमले में मैंने कहीं इसका जिक्र किया था कि ईरान के 5 गार्ड्स का अपहरण कर लिया था जैश उल अदल ने, जिसमें से 4 को उन्होंने रिहा कर दिया था, 1 की हत्या कर दी थी। इसके बाद ईरान ने घुस करके मारने की बात की थी, जिस तरीके से उसने 2019 में की थी, और इस बार उसको घुस करके आखिरकार मारना ही पड़ा। तो जैश उल अदल हर साल, लगभग हर समय ईरान का जो सरहदी इलाका है, ईरान का जो दक्षिणी
पश्चिमी सूबा है जो सबसे बड़ा सूबा है, जिसको सिस्तान बलूचिस्तान कहते हैं। ईरान में 30 प्रांत हैं। उन 30 प्रांत में जो सबसे बड़ा सूबा है वो सिस्तान बलूचिस्तान है, और वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लगता हुआ है। और ये दोनों सूबे जो हैं, ईरान का और पाकिस्तान का, ये दोनों बीहड़ हैं, कबीलाई हैं और निहायत ही गरीब हैं। रेत उड़ती है, पहाड़ हैं, और इस इलाके में आतंकवादी संगठन काम करते हैं, कबीलाई जो गिरोह होते हैं वो काम करते हैं। सरकार का नियंत्रण ना के बराबर होता है और कोई भी व्यवस्था नहीं है, अराजक स्थिति रहती है। इसलिए उधर पुलिस और फौज जाती नहीं है। तो दैशुल अदल और ईरान के बीच एक लड़ाई लगातार बलूचिस्तान के इलाके में चलती रही, और ईरान दैशुल अदल को लेकर के परेशान रहता रहा। इस बार उसने सिर्फ ये बताने के लिए कि पाकिस्तान में घुस करके मारना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और दैशुल अदल के तमाम ठिकानों के बारे में उसको अगर जानकारी मिलती है तो वो आकर के उनको नेस्तनाबूद कर सकता है। ये ताकत उसके भीतर है, ये हैसियत उसकी है। हालांकि ईरान ने ये माना नहीं है कि उसने पाकिस्तान में घुस करके ऐसा हमला किया है, क्योंकि ऐसा मान लेने के बाद ईरान के ऊपर दबाव बढ़ेगा, और वो इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आज की तारीख में ईरान और अमेरिका के रिश्ते बहुत ख़राब हैं। जैसे ही एक देश की सरहद के भीतर जाकर के आप हमला करते हैं तो उसकी संप्रभुता का हनन है, और वो हनन अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। फिर आपके खिलाफ बहुत सारे देश खड़ा हो सकते हैं, और अमेरिका की अगुवाई में तमाम पश्चिमी देश जो हैं वो ईरान के खिलाफ लामबंद हो जाएंगे। ईरान के लिए यह बात बहुत महंगी पड़ जाएगी, लिहाजा उसने बात दबा दी। लेकिन हमला उसने किया। हमला करने के बाद अपने दोनों सैनिकों को रिहा करवाया, आतंकवादियों को उसने ढेर किया, पाकिस्तान के फौजियों को मारा, और फिर रिवोल्यूशनरी गार्ड्स वापस चले गए। पाकिस्तान को का जिक्र मैंने आज इसलिए किया कि पाकिस्तान किस तरह का देश है। बार बार किसी देश के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक पड़ोसी देशों को करना पड़े, या अमेरिका दूर का देश आकर के सर्जिकल स्ट्राइक करे, तो आप यूं समझिए कि उस देश की अपनी हैसियत क्या है। जैसे कोई लफंगा सड़क छाप होता है जिसको आप 5 रुपये देते हैं कि वहाँ जा कर के गाली दे आओ, वहाँ जा कर के डंडा चला करके आओ। बिल्कुल वही हैसियत पाकिस्तान की दुनिया की बिरादरी में है। सऊदी अरब पैसा देता है तो कुछ पैसा रख करके आतंकवादियों के ज़रिए ईरान में हमले करवाना, ईरान की फ़ौज के ऊपर गोलियां चलवाना, आतंकवादी वारदात यानी कि आप जिसको आप कहते हैं कि आत्मघाती हमले करवाना। यह सारे जो धतकर्म हैं वो पाकिस्तान करता है, ठीक वैसे ही जैसे वो भारत के भीतर करता है, क्योंकि वो पैसा किसी दूसरे देश से हासिल करता था। अमेरिका पाकिस्तान को मदद के लिए जो रकम देता था, उस मदद की रकम से अमेरिका भारत के भीतर आतंकवादी वारदात कराने और आतंकवादी संगठनों को पालने का काम लंबे समय से करता रहा है। इसकी रिपोर्ट अमेरिकी हुकूमत को जाती रही, और बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया था कि यह जो पैसा जाता है इस पर हम रोक लगाते हैं, क्योंकि इस पैसे का जो इस्तेमाल है वो उस मकसद के लिए नहीं होता है जिस मकसद के लिए पैसा जाता है। यह तो आतंकवादी वारदात, आतंकवादी संगठनों को पनपाने में होता है। अब मसला यह है कि पाकिस्तान कैसा देश है जिसके ऊपर बार बार सर्जिकल स्ट्राइक होती है। अमेरिका दूर दराज का देश है, उसने आकर के हमला किया, उसामा को मारा। ईरान पड़ोसी देश है, उसको घुस करके मारना पड़ा। हिंदुस्तान को 2-2 बार घुसना पड़ा। यह एक ऐसे मुल्क की हैसियत हासिल कर चुका है जिसको आप सड़क छाप लफंगा कहें, जिसको 5 रुपये 10 रुपये कुछ रकम दे करके लोग कहते हैं कि जाइए उनके यहाँ जा कर के गाली दे करके आइए, या उनके यहाँ जा कर के डंडा चला करके आइए, या उनके बारे में कुछ भला बुरा कह करके आइए। पैसा सऊदी अरब से आए या पैसा अमेरिका से आए, वहाँ की सेना, वहाँ की खुफिया एजेंसी और वहाँ की सरकार में बैठे हुए लोग अपनी जेबें भर लेते हैं। उसके बाद आतंकवादियों के ज़रिए पड़ोसी देशों में, चाहे वो ईरान हो या हिंदुस्तान हो, आतंकवादी वारदात कराते हैं। और पाकिस्तान में खर्च और पाकिस्तान का पेट कमोबेश ऐसे ही लंबे समय से चलता रहा है। ऐसे पाकिस्तान में एक बार और सर्जिकल स्ट्राइक का होना दुनिया के लिए हैरानी की बात नहीं है, भारत के लिए भी नहीं है। मेरी आपकी मुलाकात आपसे कल फिर होगी। मुद्दा एक नया होगा, मसला एक नया होगा, सवाल नया होगा। तब तक के लिए
नमस्कार।